नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी और अहम खबरों में। आज के दिन की पहली खबर विस्तार को लेकर सुगबुगाहट है तेज, क्योंकि अब जेडीयू यानी कि एनडीए का बिहार में यह कहना, आरसीपी सिंह का एक बयान भी सामने आया कि हमें अब मंत्रिमंडल में जगह अब मिल सकती है। जेडीयू अब एक प्रेशर पॉलिटिक्स पर काम कर रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स कैसी होगी, जेडीयू क्या चाहती है, उस बारे में आज के दिन हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर आज के दिन की इरफान अंसारी से जुड़ी है। 2024 चुनाव को लेकर इन्होंने जो आज के दिन जिक्र किया कि उसमें कांग्रेस का दबदबा होगा। इसके पीछे आधार क्या है, ऐसा ये क्यों मानते हैं? क्या कोरोना काल में घटती पीएम नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं? वजह तमाम हो सकते हैं, बताएंगे आपको वो भी। तीसरी खबर आज के दिन की, ये बिहार का परिवहन निगम बस का, जहां की बिल्डिंगें दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और वो कभी भी जमींदोज हो सकती हैं, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं। कभी भी बड़ा जब हादसा होगा तो माननीय वहां पर पहुंचेंगे और कुछ रुपए का मुआवजा राशि देंगे, लेकिन अभी उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। ये 3 बड़ी खबरें जिस पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज के दिन की बड़ी सुर्खियां। मोदी कैबिनेट विस्तार पर दिखी जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स। जेडीयू पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सम्मानजनक हिस्सेदारी के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने की कही है बात। अपने बयानों की चलते सुर्खियों में आए विधायक इरफान अंसारी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूर्ण रूप से पतन होने का किया दावा। चुनाव के लिए राहुल गांधी को बताया योग्य उम्मीदवार। समस्तीपुर में जाप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जाप सुप्रीमो की रिहाई की मांग। नीतीश और केंद्र की सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। सोनभद्र में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। वीडियो में महिला की बेरहमी से पिटाई करता दिखा पुलिसकर्मी। लोगों में दिखा खौफ। तो चलिए शुरुआत पहली खबर के साथ। संसद के मानसून सत्र की पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट अब सुनाई देने लगी है। एनडीए का हिस्सा जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान अब चाहता है, जगह बनाना चाहता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया और पटना में आरसीपी ने एनडीए के साथियों को सम्मान करते हुए मंत्रिमंडल में स्थान मांगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आरसीपी सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा हमने भी सुनी है। जब भी विस्तार हो, जेडीयू भी एनडीए गठबंधन का सहयोगी है। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन में एक दूसरे को मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से जो हमारा जो एनडीए है, एनडीए की हम मांग है, तो निश्चित रूप से हम लोग का भागीदारी होनी चाहिए। कितने सीटों की भागीदारी? नहीं, वो तो हमारे नेता तय करेंगे और जो हमारा जो नेता उस पर तय करेंगे, उस पर नेता का विशेष रहेगा, उस पर हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जो भागीदारी की बात हो रही है, निश्चित रूप से जदयू का भागीदारी होनी चाहिए। तो चलिए कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ इस खबर को लेकर। गौतम, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या जेडीयू की? क्योंकि जेडीयू ये जानती है कि बिहार के अंदर बीजेपी उनके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, और क्या ये प्रेशर कमाल कर सकता है? गौतम, देखिए सागर, यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे ये, क्योंकि इनका हक है। जो इस हक से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को वंचित कर चुके थे। जब आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के फेज 2 में जब तमाम जो एनडीए की जो एलाइज पार्टियां हैं, उन सभी को एक एक सीटें कैबिनेट में दी गई थी, और उस वक्त भी जेडीयू को उनके हिस्से की 1 सीटें मिल रही थी। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने खफा और नाराज हो गए थे कि उन्होंने सीधा वहां से दिल्ली से पटना की फ्लाइट पकड़ी और बाकायदा पटना में आकर के तकरीबन 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने गुस्से का इजहार इस तरीके से किया कि हम एनडीए के पार्ट हैं और हमको मेरी हिस्सेदारी उसी अनुपात में होनी चाहिए जिस अनुपात में बिहार की जनता ने मैंडेट दिया। यानी कि वो सांकेतिक तौर पे और समर्थन में है रहेंगे, लेकिन हिस्सेदारी के तौर पर उस अनुपात में जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक वो एनडीए के कैबिनेट के विस्तार में या फिर उस समय 1 सीट भी वो लेने पे से गुरेज कर रहे थे। और उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने आहत थे जब उनको केंद्र में 1 सीटें दी जा रही थी। हालांकि ये भी तय हो गया था कि आरसीपी सिंह उस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन अचानक से जब फोन आता है कैबिनेट की तरफ से कि आपको आना है, आरसीपी सिंह तैयार होकर के इवन की
उन्होंने बंडी तक सिलवा ली थी और दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन जब आला कमान का निर्णय हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे नीतीश कुमार, तब उन्होंने ये कहा कि जब बिहार की 40 में 39 सीटें एनडीए के पास है और उसमें भी तकरीबन आधे सीटों पर एनडीए है, तो इसमें जो कम से कम उनको 5 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि फिर बाद वो उन्होंने 3 पर भी सहमति जताई थी, मगर केंद्र इतना मजबूत था, बीजेपी केंद्र में बीजेपी इतनी मजबूत थी कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि हम आपको 2 सीट भी नहीं दे सकते, सबको हमने सांकेतिक रूप से 1-1 सीटें दी है और सबको मंजूर है, तो आपको ऐसे में चाहे वो सीटें ज्यादा मिले या कम मिले, लेकिन एलायंस के तौर पे आपको 3 सीटें दी जाएगी। और ये आरसीपी को मिलना था, ये उस समय तय था, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था और वापस आकर के उन्होंने कहा था हम बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन जैसे भी हो हम मतलब कैबिनेट के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन परिस्थितियां बदली, अब आने वाले कुछ। लेकिन गौतम, आकलन क्या कहता है? क्या उम्मीद है कि इस बार अब जेडीयू को जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में? बिल्कुल बातचीत हो गई है, लगभग सूत्रों की माने तो बातचीत हो चुकी है, लेकिन एक संशय अभी भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने एक बात किसी बात को ईगो पर ले लिया तो फिर वो किसी की नहीं सुनते, फिर चाहे अलग ही होना क्यों ना पड़े। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आदत है और यही कारण है कि उन्होंने, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी से एक झटके में एक मुद्दे पर, प्रधानमंत्री कैंडिडेट के मुद्दे पर उन्होंने पुराने तमाम रिश्तों को तार करके, छोड़ करके, अलग होकर के आरजेडी के साथ एक नए समीकरण की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पर जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है, यहाँ पे स्थितियां ऐसी है कि नीतीश कुमार सहमत हो चुके हैं, लेकिन अब सहमति इस बात की है कि इन्होंने 3 मंत्री पद की मांग की है और केंद्र आज 2 मंत्री पद देने की बात कर रहा है। मतलब आज भी असमंजस की स्थिति है। ऐसे में आरसीपी सिन्हा और ललन कुमार, ये 2 ऐसे नेता हैं जिनका तय है, लेकिन एक तीसरा कौन होगा जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो एक ऐसा नाम है अंदर में जिसके लिए जिसका नाम सुनते ही हो सकता है कि भूचाल आ जाए। उनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जिसके लिए भी मंत्री पद की बात की जा रही है और शायद इसी कमिटमेंट के साथ उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी में भी, जेडीयू में विलय कराया गया था। तो कहीं ना कहीं अब ये तीसरा कौन होगा, किसके लिए बातें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ना तो तीसरे नाम पर चर्चा करना चाहती है और खास करके उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एनडीए के पार्ट 1 में उपेंद्र कुशवाहा ने 4 साल के मलाई काटने के बाद 5वें साल केंद्रीय संसाधन मंत्री का पद छोड़ करके पूरे 1 साल तक नरेंद्र मोदी की किरकिरी की थी, नीतीश कुमार की किरकिरी की थी, और बावजूद इसके जब वो सत्ता से बाहर चली गई, जब उसका कोई वजूद नहीं रहा, तो अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर किसी भी बात की सहमति होती एनडीए में बीजेपी की तरफ से होती नहीं दिख रही। लिहाजा सागर एक चीज और है कि अब सुशील कुमार मोदी यदि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जाते हैं एक सीट पर, और अगर वो सीट जेडीयू के खाते में अगर किसी कारण से देना पड़ता है और एनडीए के अंदर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिजिड हो जाते हैं, तब शायद स्थितियां बदल सकती है और सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि 2 सीट के नाम पर सहमति हो चुकी है। आरसीपी सिन्हा और ललन कुमार दोनों के नाम पर सहमति है। तीसरा नाम कौन होगा, ये संशय की स्थिति है और ऐसे में हो सकता है कि सुशील कुमार मोदी, जो कि अभी अभी यहाँ से बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में गए हैं, वहां पर उनका पत्ता साफ हो सकता है। तो ऐसे में अगर उनका पत्ता साफ होगा तो फिर जेडीयू के खाते में तीसरी सीट जा सकती है। तो अभी प्रयास का दौर है, लेकिन इतना जरूर है कि अंदर खाने में तमाम तरीके की कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा है। सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी चाहिए और ऐसे में एक चीज। लेकिन गौतम, बिहार की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा इसका, अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल में जगह मिल गई तो जेडीयू के नेताओं को? देखिए, दो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। एक तो ये कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर जितना अधिकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है और बिहार कैबिनेट से जितने मिनिस्टर हैं उसमें शायद 1-2 मंत्रियों की कटौती भी की जाए, क्योंकि जो पलड़ा है वो जेडीयू कभी भी अब भारी होता हुआ अपनी ओर जरूर रखेगा। इसलिए क्योंकि एक तो आप देखिए, ये उस वक्त की बात है सागर, जब केंद्र में 40 लोकसभा सीट में 39 सीट पर एनडीए का दबदबा था और आधी सीटों पर जेडीयू का। लेकिन जब चुनाव हुए, बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, तो जेडीयू का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका था। 43 सीटों पर नीतीश कुमार की टीम सिमट जाती है और ऐसे में नंबर 3 की पार्टी हो जाती है। लेकिन जो सुशासन का चेहरा है, जो छवि है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस बिहार को बदला है, सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ तमाम वो सुविधाएं मुहैया कराई है, स्वास्थ्य संबंधी तमाम पीएससी के लेवल पे अब सुविधाएं मिल गई है। तो ऐसे में आखिर क्या वजह है कि जिस बिल्कुल गौतम, फर्क तो पड़ेगा बिहार की सियासत पर भी अगर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है जेडीयू के नेताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो जिस तरह से जेडीयू ने भी जाहिर की अपनी हिस्सेदारी, अब क्योंकि हम एनडीए की सहयोगी पार्टी हैं, ये कहना जेडीयू का, तो फिर हमारा तो हक बनता है और उस हक को हम लेकर रहेंगे और वो हक हमें मिलना भी चाहिए। वैसे झारखंड में अपने तीखे बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले इरफान अंसारी एक बार फिर से अब चर्चों में हैं, सुर्खियों में हैं। विधायक इरफान अंसारी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पूर्ण रूप से पतन हो जाने का दावा किया। बीजेपी के पतन की शुरुआत उन्होंने पश्चिम बंगाल से हो जाने की बात से कही है। अपनी बातचीत में उन्होंने पीएम मोदी पर भी विशेष रूप से टिप्पणी की, साथ ही अगले चुनाव के लिए राहुल गांधी को योग्य उम्मीदवार भी बताया है। समाप्त हो गई और बंगाल से ही इसकी शुरुआत हो गई और ये थमने वाला नहीं है। देखिएगा ये केंद्र तक जाएगा और 2024 में तख्ता पलट होगा, ये इरफान अंसारी कह रहा है। आपने देखा होगा घमंड, ओवर रिएक्ट जनता बर्दाश्त नहीं करती। जनता को लगा था कि इन्हें चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, जनता ने सेंटिमेंट के साथ वोट दिया, चलो भाई चाय वाला का कुछ उत्थान होगा। यहाँ चाय वाला का उत्थान क्या है, यहाँ तो लगता है कि बड़ा बड़ा कंपनी का उत्थान हो रहा है, अदानी का उत्थान हो रहा है। अंबानी कुछ नहीं था, अडानी कुछ नहीं था, आज देश का सबसे सुपर पावर बन गया वो लोग। तो देश चाहता था कि जनता सुपर पावर बने, ना कि बड़े बड़े पूंजीपति सुपर पावर बने। इसके लिए मोदी जी को वोट नहीं दिया था। दाढ़ी बढ़ाने से दाढ़ी और बढ़ा लीजिए ना। अभी तो आप बंगाल गए थे, रविंद्रनाथ टैगोर आप कह रहे थे अपने आप, और बढ़ा लीजिए दाढ़ी। सरकार में नहीं आएगा, सरकार में अब वही आएगा जो राहुल गांधी के जैसे साफ सुथरा लड़का, ईमानदार लड़का, जनता की सेवा करने वाला लड़का। या उनकी विचारधारा अब कांग्रेस की लाइन पर चलती नहीं दिखती है। तो चलिए रांची से अभिनव कुमार लाइव में जुड़ गए। अभिनव, वैसे लाइमलाइट में आने के लिए तो इरफान अंसारी ने कई तरह के बयान हर बार दिए हैं, लेकिन इस बयान के क्या कुछ आधार निकाले जाएं? कुछ हो सकता है क्या वाकई में ऐसा आने वाले समय में, जिस तरह से कोरोना काल के दौर में हमने देखा लोगों के जहन में काफ़ी नाराज़गी है, लोग कई जगहों पर ये बोले कि उतना बेहतर सरकार ने काम नहीं किया केंद्र की जितना करना चाहिए था। तो 2024 में क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या अभिनव? देखिए, विधायक जी हैं ये झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी। आपने खुद देखा होगा सागर, और कई बार अब खबर भी चलाते हैं कि इरफान अंसारी कुछ न कुछ बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। तो ये लाजमी सी बात है, नेताजी हैं और मीडिया में और लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये बयानबाजी एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो जरूर करते हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल बता दूं। चाहे वो राफिया अनाज का मुद्दा गरमाया था, जब उन्होंने एक कमेंट किया था राफिया अनाज को लेकर, जो ट्रेनर थी। अगर उसके अलावा अगर बात कर ले तो सांसद जो निशिकांत दुबे है देवघर के, जो अगर बात करें तो वहाँ किस तरीके से मैटर था उसको लेकर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की थी। इसके बाद जो गोड्डा में रेल का परियोजना का शुभारंभ होना था वहाँ पर उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी की थी। तो कई तरह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर इरफान अंसारी जो है वो लाइमलाइट में रहते हैं। अब जहाँ तक 2024 का बात है सागर, वो तो जब चुनाव होगा उस समय की क्या परिस्थिति होगी, क्या कुछ विकल्प होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम 2024 की बात कर ले, जिस तरीके से इरफान अंसारी ने केंद्र को लेकर हमला बोला है, इससे पहले भी वो प्रदेश
कांग्रेस बीजेपी को लेकर कई बार हमला करते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी हो या निशिकांत दुबे हो। कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के, उनको लेकर जो है इरफान अंसारी हमेशा बयान देते रहते हैं। अब उन्होंने केंद्र को लेकर बयानबाजी करी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि दाढ़ी बढ़ा लेने से कुछ नहीं होगा, 2024 में आपकी जो दाढ़ी है वो हटने वाली है। सीधा साफ तौर पर उनका इशारा था कि 2024 में सरकार आपकी जाने वाली है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है तो चाय बेचने वाला जैसा काम करिए ना, लोगों को मीठी चाय पिलाइए। ये कड़वाहट वाली चाय पिलाने से कुछ नहीं होने वाला। और ये समय आ चुका है, 2024 का जब चुनाव होगा तो उस समय जो नेता हमारे राहुल गांधी उभर कर आएंगे। तो कई सारी बातें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि पश्चिम बंगाल में क्या सिनेरियो देखने को मिला, जहां पर कई बड़े नेता जो है चुनावी रैली में वहां पर देखने को मिले थे, लेकिन आखिरकार जो जीत हुई वो ममता बनर्जी की जीत हुई। तो धीरे धीरे जो है पटकनी जो है वो शुरुआत होने लग रही है। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू देखे सागर तो कहा जा सकता है कि आप देखिए कि 2020 में क्या परिस्थिति बनी थी, जब कोरोना का समय था, लोग बाग जो है माइग्रेट करके आ रहे थे, रोजगार खत्म सा हो गया था, एक मरमाहत जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी, कई लोग रास्ते में मर चुके थे, एक भयावह स्थिति उस समय देखने को मिल रही थी, वो आंखों से आप देख ना पाए वो स्थिति थी। हमने भी देखा कि क्या स्थिति बनी लॉकडाउन में। तो शायद एक नाराजगी जरूर है प्रधानमंत्री देश जो नरेंद्र मोदी, उसको लेकर जरूर नाराजगी है। हालांकि अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो एक ऐसे व्यक्तित्व जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, उनकी अलग ही पर्सनालिटी है, शायद वो बातों को लेकर हो या जिस तरीके से वो काम करते हैं वो देख लो आप। लेकिन आप ये भी देखो कि जब 2020 में कोरोना का समय था, उसके बाद जब बिहार का चुनाव हुआ वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई और जेडीयू और गठबंधन की सरकार वहां पर बनी। लेकिन आप देखिए कि जब 2021 में दूसरा जब लहर आया, उसके बाद जब चुनाव हुए तो थोड़ा सा बैकफुट पर बीजेपी बंगाल में दिखाई दी। तो देखिए अब क्या होगा 2024 में और किस तरीके से सब सारी चीजों को देखना है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक इरफान अंसारी की बात करें तो वो राहुल गांधी को लेकर तारीफ कर रहे थे कि राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है और सही तरीके से काम करने वाले हैं। अब कितना सही तरीके से काम करने वाले हैं और कैसे क्या करने वाले हैं ये तो देखने वाली बात होगी। जी सागर। लेकिन अभिनव एक चीज और आप देखिए, ये मुझे लगता है कि कोरोना काल का ही ये दौर है और जो जनाधार बीजेपी का घटता हुआ दिख रहा है पिछले 3-4 सालों में विधानसभा चुनावों में, उसी मौके को भुनाने की कोशिश में विपक्ष अब लगा है। क्योंकि सामने आ खड़ा है यूपी विधानसभा चुनाव, जिसे मिनी लोकसभा भी कहा जाता है, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव। तो वहां से लग रहा है कि वो चाहती है कांग्रेस कि हम वापसी करें जो पिछले कुछ सालों में हमने अपनी लोकप्रियता घटाई है। अभिनव। देखिए, एक तरफ से अगर हम विपक्ष की बात करें, खासकर अगर कांग्रेस की बात करें तो मोदी को देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनको टक्कर देना बेहद डिफिकल्ट है। आप देखिए ना कि कांग्रेस में क्या स्थिति बनी हुई। आप नेशनल स्तर पर ही देख ले कि राजस्थान में सचिन पायलट और जो गहलोत साहब हैं उनके बीच क्या है, और पंजाब में भी स्थिति आप कमोवेश वही देख ले। और जिस तरीके से कांग्रेस G23 सम्मेलन जब हुआ था उस समय कई जो बड़े नेता है वो खिलाफ हो गए थे, चाहे गुलाम नबी आजाद की बात कर ले या कई और जो नेता है, वो एक गुटबाजी का दौर चला था। एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी का दृश्य देखने को मिल रहा था। तो कांग्रेस में खुद ही गुटबाजी है। जब तक आप एकजुट होकर एक मैकेनिज्म के तहत नहीं काम करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला, और जनता बखूबी जानती है। देखिए, एक तरफ जनता जान रही है कि विकल्प नहीं है देश में कि किसको हम अगला नेता चुने। शायद यही वजह है कि आप स्थिति देख ले कि क्या बनती है और बीजेपी फिर से लाइमलाइट में आ जाती है। बिल्कुल, इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? इरफान अंसारी के जो बयान है देखना अहम होगा कि उनके बयानों में क्या सच्चाई रहती है आने वाले समय में, क्या वही वास्तविकता में भी होगा। फिलहाल इतना ही। अभिनव, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बिहार पथ परिवहन निगम बिल्कुल जर्जर हो चुका है। मुंगेर बस डिपो कार्यालय के अंदर अपनी जान को हथेली में लेकर काम करने को कर्मचारी मजबूर हैं। भवन की जर्जरता ऐसी है कि किसी भी समय बड़े हादसे हो सकते हैं। 2 दिनों की बारिश के कारण कार्यालय पानी पानी हो गया। परिवहन कार्यालय काम करने वाले कर्मचारी हमेशा किसी अनहोनी की आशंका से सशंकित रहते हैं। छत और दीवार का प्लास्टर तक झड़ गया। कर्मियों के मुताबिक कई बार इसको लेकर नगर निगम के वरीय अधिकारियों को आगाह किया गया, बातचीत की गई, पर अभी तक किसी ने इसको बनवाने की पहल नहीं की।
डैमेज है या मकान भवन, हम लोग बहुत मिस कवर करके यहाँ काम कर रहे हैं भगवान भरोसे, भगवान का नाम लेकर। अगला हमारे सीएम साहब आए थे कदमों से, सब चीजें के गए, राजपथ पर कुछ मेरे जानकारी के मुताबिक कुछ कोई कार्रवाई नहीं देखा है ना, पर कई वर्षों से इस तरह से चुरा है, ठंडा गिरता है फट के दीवार अभी छत से, बारिश में देखते हैं अपना जान बचा रहे हैं। पूरा जर्जर है, पूरा बिल्डिंग डैमेज है, पूरा पानी छूता है, कहीं बैठ नहीं सकते, तिरपाल वगैरह टांग के किसी तरह से काम कर रहे हैं बैठ के। आते हैं तो कहते हैं सबको कि इसी से लिखित भी यहाँ से क्या कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से भी कहा गया है कि ऐसा स्थिति है मकान की, अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। हालत बिल्कुल जर्जर सबका है, तो सब पानी में भीग रहा है, किसी तरह से प्लास्टिक से ढक के किसी तरह रखे हुए हैं। संवाददाता अथर खान फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अथर, जो हम देख रहे हैं बस डिपो, यहाँ पर लोग कई दिनों से कह रहे हैं कि हमने शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है। एक बड़े हादसे को देखिए, इनवाइट मतलब कि निमंत्रण दिया जा रहा है यहाँ पर। अथर जी देखिए, ये जो मामला है पथ परिवहन विभाग बिहार मुंगेर का, ये कोई नया मामला नहीं है, ये कई सालों पुराना, बरसों पुराना है। जब बारिश का मौसम आता है तब वहाँ के कर्मचारी अपने अधिकारी को बताते हैं, अवगत कराते हैं कि भवन जर्जर है, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन अधिकारी आते हैं, भवन को देखते हैं और नजरअंदाज करके लिखा पढ़ी करके चल जाते हैं। यहाँ तक कि मुंगेर के जिलाधिकारी जो कई बार आ चुके हैं वो भी आई है, वर्तमान जिलाधिकारी रचना पाटिल वो भी आई है, इससे पूर्व में जिलाधिकारी वो भी आए हैं, इनके जो जोनल मैनेजर भागलपुर वो भी आए हैं, सारे लोग आगे देख चुके हैं, लेकिन काम के नाम पर शून्य है। जबकि ये बिहार सरकार को लगभग 5 करोड़ का ये राजस्व देती है सालाना जी। उसके बाद भी यहाँ के जो कर्मचारी है वो जान से हथेली पर काम रखे और भय के साए में यहाँ काम करते हैं। यहाँ के जो स्टाफों की माने तो इतनी बारिश होती है, जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कागज पत्तर है, वो भी कभी कभी भीग जाता है। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट गीले बारिश सड़ चुके हैं। अगर कोई पुराना इतिहास देखा जाए तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी तो लोग हेलमेट पहन के वहाँ पे कार्य करते हैं कि बारिश के समय में कहीं कोई चट्टान न गिर जाए और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इसमें ये माना जाए कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन की एक लापरवाही सामने नजर आई है। जी चलिए, शुक्रिया अथर पूरी जानकारी के लिए। तो समस्या बताने पर भी एक्शन नहीं लिया जाता है, ये हालात आन पड़े। और अगर कहीं बड़े हादसे हो जाए तो फिर ऊपर से नीचे तक जहां पर लापरवाही है उनको सस्पेंड किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर से देख लेते हैं आज के दिन की 3 बड़ी खबरें कौन सी हैं। सबसे पहली खबर जिसका हमने जिक्र किया कि जेडीयू अब अपनी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी चाहता है। उसका यह कहना कि एनडीए में हम भी सहयोगी पार्टी हैं। आरसीपी सिंह का भी बयान सामने आया। ऐसे में उम्मीद अब जताई जा रही है कि जेडीयू के नेता भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब शामिल हो सकते हैं। दूसरी खबर आज के दिन की हमने इरफान अंसारी को लेकर जिक्र किया, जिन्होंने ये कहा कि सन 2024 में मोदी सरकार का पतन हो जाएगा और नए उम्मीदवार और सबके बेहतर नेता बनेंगे राहुल गांधी। कितना ये बयान सच होता है आने वाला वक्त बताएगा। तीसरी खबर आज के दिन की जैसा हमने जिक्र किया कि बस डिपो का जहां की दीवारें जर्जर हो गई हैं, लिंटर से जो है टपक रही हैं चीजें, पानी और बारिश में वहां का बदहाल तस्वीरें, लेकिन फिर भी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।